नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदवी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम के बारे में। आप सभी जानते हैं एनईपी 2020 हमारे यहाँ लागू हो चुका है। 2023 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिए हुए हैं उनका सेमेस्टर वाइज हमारा अध्ययन प्रारंभ हो चुका है एमए में। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। ये थोड़ा सा उसका पैराग्राफ दिया गया है 2020 के एनईपी में किस तरह का पैटर्न हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज आया हुआ है। सबसे पहला हमारा जो पेपर है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान रखिए, आप लोग मास्टर बनने वाले हैं तो यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस तरह से जिस तरह से एक घर होता है उसकी नींव को जानना आवश्यक होता है, उसी तरह एक हिंदी के मास्टर बनने से पहले आपको ये जान लेना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसकी नींव कहाँ से, किस तरह से उसका विकास हुआ है। इसमें आपके 25 नंबर के इंटरनल हैं और 75 नंबर का एक्सटर्नल क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पेपर है हमारा आदिकालीन हिंदी काव्य, जिसमें भी आपके 25 नंबर के इंटरनल हैं और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। हिंदी में नाटक और एकांकी दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाटक लगे हुए हैं, बहुत प्यारी प्यारी एकांकियाँ हैं हमारे यहाँ, जिसमें भी आपके 25 नंबर के इंटरनल हो जाएंगे और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। चौथा है आपका हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। जिस तरह हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी तरह हमारा हिंदी भाषा का भी इतिहास है। किस तरह से हिंदी भाषा जन्मी है, आपकी किस तरह से आपकी अवधि अपभ्रंश, इस तरह की जो भाषाएं का जिस तरह से इनका विकास हुआ है वह सब हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें भी आपका 25 नंबर का इंटरनल है और 75 नंबर का एक्सटर्नल है। ये जो माइनर ऐच्छिक विषय है अन्य शंकाओं के लिए है, इसके ऊपर अभी थोड़ा हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं। आप लोग अपने विद्यालय में जहाँ हैं अपने अध्यापकों से ज़रूर अवश्य कंफर्म कर लें इस चीज़ का। पहले होता था जो एमए में प्रथम वर्ष होता था तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते थे कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, तो उसी से रिलेटेड ये आपका एक इसमें डाला हुआ है। पर इसमें ऐच्छिक विषय है तो इसको ऊपर आप इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आया भी इन द केस तो ये जो चार ऊपर के हैं ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन हिंदी काव्य, हिंदी नाटक एवं एकांकी, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, इसी में से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो अगर आपने इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इसे भी आप बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक उम्मीद है यह है, इसके बारे में हम कन्फर्मली कह नहीं सकते कुछ। तो विषय चयन और सामग्री संकलन, ये अभी हमारे यहाँ पर थ्योरेटिकल रिसर्च बेस अभी नहीं है इसमें। तो आइए हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं। एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न पत्र है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका पहला आ जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण। किस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ है, किस तरह से उसका काल विभाजन हुआ है, किस प्रकार उसका नामांकन हुआ है, इसका बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। थोड़ी सी हिंट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है वो पहले वर्णानुक्रम पद्धति में हुआ, जिसमें सबसे हमारे चहेते गार्स दत्तासी, शिव सिंह सैंकर आते हैं। फिर आपकी कालानुक्रम पद्धति आई जिसमें जॉर्ज गिरिसन, मिश्र बंधु आदि का नाम आता है। विधेयवादी पद्धति आ गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर समाज शास्त्र पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, इस तरह की पद्धतियाँ आ गई हमारे यहाँ। फिर आ जाता है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल। हम लोगों ने, अगर आपने बीए किया है तो आपको आदिकाल, भक्तिकाल सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, पर यहाँ पर हम इसको थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण और प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं इसकी, किस तरह से इसमें नाथ सिद्ध साहित्य परंपरा है, रासो काव्य परंपरा है और भी काफ़ी सारी परंपराएं हैं। और इसका नामकरण भी आ जाएगा, ये हमने दिखाया हुआ है। चारण साहित्य है, सिद्ध और नाथ साहित्य आ जाता है आपका आदिकाल में, जैन साहित्य है, रासो साहित्य है, प्रकरण साध्य है। इस तरह के साहित्य हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं इस आदिकाल में। आदिकाल के प्रतिनिधि कवि और उनकी रचनाएं आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर आदिकाल का पूरा गहन अध्ययन करना है, बहुत डीपली आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि आप मास्टर हैं तो बहुत छोटे छोटे बेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इनका आप बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ। किस तरह से भक्तिकाल हमारा आया है, किस तरह की उसकी पृष्ठभूमि रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाया आपको कि भक्तिकाल है, उसकी दो काव्य धारा थी, निगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा।
यहाँ पे दिया हुआ भी है निगूढ़ संत काव्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ बतानी है हमें। तो निगूढ़ काव्य धारा किस में आ गई आपकी? तो पहली वाली निगूढ़ काव्य धारा है जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा है और प्रेमाश्रयी शाखा है, जिसमें संत काव्य धारा है और सूफी काव्य है। सगुण में हमारे सगुण निर्गुण जिसमें निराकार ब्रह्मा की उपासना की जाती है, सगुण जिसमें साकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। सगुण में आपके श्री राम और श्री कृष्ण आ जाएंगे। सूफी काव्य धारा में आपके प्रेमाश्रयी शाखा में आ जाएंगे। सगुण काव्य धारा राम भक्ति परंपरा, कृष्ण भक्ति परंपरा मैंने आपको बता दिया है। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, सारे जितने भी काल हैं उनकी कवि और उनकी रचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। हम लोग आगे जाके हम पूरा पेपर शॉर्ट आउट करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहना हिंदी साहित्य में। फिर आता है आपका रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, लक्षण ग्रंथ और परंपरा। रीतिकाल में हमारे यहाँ लक्षण ग्रंथ होते थे, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इस तरह की रीतिकाल की जो काव्य धाराएँ हैं वो हैं। रीति सिद्ध में हमारे बिहारी, सेनापति आदि आ जाते हैं। रीतिबद्ध में केशवदास, मोस्ट इम्पोर्टेंट केशवदास, चिंतामणि, भूषण, ये सब आपके बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एग्जामिनर कहीं भी पूछ सकता है आपसे रीति सिद्ध के आप कभी बताइए, रीतिबद्ध के कभी बताइए, रीतिमुक्त के कभी बताइए। और फिर आपके आ जाते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको सभी काल के कवि और उनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका आधुनिक साहित्य एवं पुनर्जागरण। आधुनिक साहित्य में आपको पता है जो अब चल रहा है, भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन काव्य, तो ये आधुनिक साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा आपका। एक आपके नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं का परिचय, क्योंकि आधुनिक काल में हमारे आते आते बढ़ गए हैं इससे। कहीं कहीं निबंध आ गया है आपका, उपन्यास आ गया है, कहानी, नाटक, गद्य, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नहीं कह सकते। आप मास्टर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा नहीं कह सकते, आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा। निबंध क्या होता है, उपन्यास क्या होते हैं, कहानी क्या होती है, अंक जो आते हैं, नाटक और एकांकी में डिफरेंसेस, संस्मरण क्या होता है, रेखा चित्र क्या होता है, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। हम लोग आगे जाके इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। अब आइए एक बार इसके जो मार्क्स हैं वो देख लेते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ये थोड़े से सहायक ग्रंथ दिए हुए हैं मैंने, हिंदी साहित्य का इतिहास, आप लोग चाहें तो यहाँ से एक बुक मंगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अंक विभाजन देख लेते हैं। पहला आपका आता है 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। एग्जामिनर आपसे 10 प्रश्न पूछेगा जिसमें से आपको 6 के उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका ओवरऑल पेपर हो जाएगा आपका लघु उत्तरीय का। दूसरा आएगा आपका 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके ये आपसे 6 के समथिंग क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब कि दो में से एक छाट के आपको करना होगा। 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 15 नंबर का एक होगा, 45 नंबर का आपका ओवरऑल टोटल हो जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन ये आपका कॉलेज से होगा, कॉलेज में आपकी लिखित परीक्षाएं होंगी 15 नंबर की, 5 नंबर का प्रोजेक्ट होगा और 5 नंबर का आपका प्रस्तुतिकरण होगा कि आप उसको कैसे शो करते हैं, आप उसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, किस तरह से आपको उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो 15, 5, 20, 5, 25 और ये आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। अब आते हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र पे, आदिकालीन हिंदी काव्य। आदिकालीन हिंदी काव्य हमारा प्रथम सेमेस्टर में जुड़ा हुआ है। इसमें आपका आ जाता है सिद्ध साहित्य एवं सरहपाद। सिद्ध साहित्य यानी कि व्रज यानी सिद्धों द्वारा रचा गया साहित्य, इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है और इनके ग्रंथों की जो संख्या है वो 84 के समथिंग मानी जाती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें क्या है। सरहपाद इसके जो असिस्टेंट थे वही थे। गोरखनाथ की शब्दी आएंगी, इसमें गोरखनाथ की 20 शब्दी हैं। हम लोग आके आपको PDF वगैरह नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आप इसकी 20 की 20 शब्दियाँ देख सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि बच्चों को सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, वो लोग एक बुक्स पर्टिकुलर बुक नहीं देख पा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सारे के सारे जितने भी शब्द हैं आपको बहुत ईजिली प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हिंदवी गुरुकुल से। तो इसकी शब्दी हैं वसंती, एक इसकी शब्दी है गोरखवाणी में आपको बता देता हूँ। बस्ती न शून्य, शून्य न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिशर मही बालक बोले, ताका नाव धर होंगे कैसा। ये गोरखनाथ की शब्दी हैं। मतलब ये लोग सिद्ध थे, हठ योग साधना वगैरह में ये लोग बिलीव करते थे, अखंड परमात्मा परम परमेश्वर निराकार। फिर ये आ गई आपकी शब्दी, मैंने आपको एक छोटा सा हेडिंग भी दिया हुआ है, शब्दी आ गई। ये बुक है इसकी, एक मैं आपको दे दूंगा इसको,
नेट पर प्रोवाइड है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। चंद्रवाईदाई प्रस्तावित पुस्तक वासुदेव सिंह पद्मावती समय। चंद्रवाईदाई की एक पुस्तक है आपकी वासुदेव सिंह पद्मावती की समय के लिए लेनी है। विद्यापति की पदावली आएंगी 20 पदावली, ये याद रखना। एक ये मैंने आपको एक छोटी सी यहाँ पे फोटो दिखा है विद्यापति की पदावली, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये संपादित है, जिसमें आपके पद आ जाएंगे कृष्ण वंदना, राधा वंदना, वय संधि, राधा का प्रेम, मिलन, शकी भाषण, कौतुक, मान, बसंत, विरह, ये सभी आपके 20 पद हैं। 20 गोरखनाथ के शब्द हैं और 20 आपके विद्यापति के पद हैं। बच्चों एक तरह से याद रख लेना, नया सिलेबस आया है, क्वेश्चन मार्क, एग्जामिनर आपसे आपके पेपर का नाम भी पूछ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि आपका कौन कौन सा पेपर जुड़ा हुआ है। विद्यापति के 20 पद कौन कौन से हैं। कृष्ण वंदना है, मैं कृष्ण वंदना आपको छोटी सी सुना देता हूँ किस तरह से। नंदक नंदक कंदप तरुतर, घिरे घिरे मुरली बजाव, समय सकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। कृष्ण वंदना है, राधा की वंदना है, राधा वंदना बहुत फेमस है इसकी राधा वंदना। देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के विहीश मिला शोल, इस तरह की आपकी राधा वंदना भी है। अब आ जाता है अमीर खुसरो, आदिकालीन के कवि, खड़ी बोली के प्रवर्तक हमारे अमीर खुसरो। इनकी कवाली है, बड़ी प्यारी कवाली है। छाप तिलक सब थीन झीनी, छाप तिलक तज थीनी रे मोसे, नैना मिलाई के। अमीर खुसरो की आपकी बुक है एक अमीर खुसरो की, जो डॉक्टर परमानंद पांचाल द्वारा संपादित है। सिर्फ आपके इसमें एक कवाली है छाप तिलक वाली, आपको वही याद करनी है। इसमें गीत आपके 2 हैं, 2 गीत हैं इसमें। एक है आपका काहे को व्याधि विदेश से, और एक इसमें आपके 2 है आगे गोरी सोवे सेज पर। दूसरा है खुसरो नैन सुहाग की, चकवा चकवी का एक दोहा है इसमें। ये 3 दोहे हैं, हम आगे आपको पूरा कंफर्म करवा देंगे। आप लोग जब भी सारे रचनाकार को पढ़ेंगे, कवियों को पढ़ेंगे इनको, तो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व याद कर लेना, ठीक है। आइए हम लोग एक इसके अंक पर नज़र डाल लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैंने आपको सहायक ग्रंथ भी दे दिए हैं, आप लोग यहाँ से एक इसका पुस्तक देख सकते हैं। 3 व्याख्या आएंगी आपकी, एक व्याख्या 10 नंबर की होगी, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके किसी भी राइटर से संबंधित होंगे। अमीर खुसरो के बारे में पूछ सकता है, विद्यापति के बारे में पूछ सकता है ये आपका, तो ये 15 नंबर का हो जाएगा। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके, 10 नंबर का एक होगा, 30 नंबर का ही हो जाएगा। आंतरिक परीक्षा कॉलेज में होंगी, एक लिखित परीक्षा हो जाएगी आपकी 15 नंबर की, 5 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाएगा, और प्रस्तुतिकरण ये आपका 100 नंबर का आपका ये हो। अब बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र, वेरी वेरी लवली। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए एकांकी और नाटक में डिफरेंसेस। सबसे पहले आप लोग ये पढ़ लेना, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है इस सेमेस्टर का, नवंबर या अक्टूबर नवंबर के समथिंग आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, तो अब ज़्यादा समय भी नहीं है, तो आपको तैयारी कर देनी चाहिए। नाटक एवं एकांकी में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, इसका उद्भव और विकास आ जाएगा आपका। पहला नाटक हमारे यहाँ इसमें जुड़ा हुआ है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेरबाजी, टके शेर खाजा। जब हम कक्षा 5 में थे तभी हमारा लगा हुआ था, बहुत प्यारा नाटक है। किस तरह से एक मूर्ख राजा होता है और फिर तो एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आता है उस नगरी में जहाँ सब टके शेरबाजी मिलता है। ये बहुत अच्छा नाटक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, मतलब आप लोग के माइंड में बहुत ईजीली आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के बारे में है जयशंकर प्रसाद का आपका। और तीसरा नाटक है आपका आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का बहुत प्यारा नाटक है, जिसमें कालिदास और आपका मल्लिका का चित्रण दिया हुआ है, बहुत प्यारा नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन। और इसी के साथ साथ एक अंधा युग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अंधा युग धर्मवीर भारती का। तो आप इन दोनों में से कोई एक कर लेंगे ना तब भी ठीक है, बट मैं चाहूँगा आप दोनों ही पढ़ लें, आगे इन द फ्यूचर भी आपके बहुत काम आने वाला है। आषाढ़ का एक दिन और महावीर धर्मवीर भारती का अंधा युग, ये आपके 4 नाटक लगे हुए हैं। वैसे इसमें 3 ही वो हैं, आधा अथवा की तरह दे रखा है वो, क्योंकि जब आपसे वो व्याख्या पूछेगा या तो आषाढ़ के एक दिन की देगा या वो अंधा युग की देगा, ठीक है। फिर आधा आपका गया जयशंकर प्रसाद का एक घूट, ये एकांकी छोटी छोटी। प्रतिशोध रामकुमार वर्मा का प्रतिशोध है। अंडे के छिलके मोहन राकेश के नाटक भी
इतने प्यारे हैं। उसका एकांकी ही बहुत अच्छा है, अंडे का छिलका बहुत एक फ़नी टाइप का है, बहुत पारिवारिक टाइप। उपेंद्रनाथ अश्व का एक जोक है। ये आपका तृतीय सेमेस्टर का नाटक है, में एकांकी जुड़े हुए हैं। अब हम लोग इसमें आप देख सकते हैं साया ग्रंथ प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। यहाँ से आप लोग अपनी एक बुक भी कोई सी भी सजेस्ट कर सकते हैं। अंक विभाजन पे आ जाते हैं। सेम हियर, 3 व्याख्या देगा वो आपको पाठ्य पुस्तक से। 3 लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबर का 1, 15 नंबर का आपका ये हो जाएगा। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 10 नंबर का 1, 30 का ये हो जाएगा। लिखित परीक्षा कॉलेज में होंगी, प्रोजेक्ट बनाना होगा आपको एक, उसका प्रस्तुतिकरण करना होगा, 25 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आपका 100 नंबर का आपका ये वाला पेपर हो गया। ठीक है बच्चों। नाउ इन द एंड द लास्ट वन, चतुर्थ प्रश्न पत्र, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का इतिहास। देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का इतिहास। जितना हिंदी भाषा इंपॉर्टेंट है उतना ही देवनागरी लिपि भी। तो याद रहे आपको देवनागरी लिपि की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। देवनागरी लिपि से 100% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किस तरह से उसका हिस्ट्रिकल पृष्ठभूमि रही है, किस तरह की प्राचीन आर्य भाषा रही है हमारी, वैदिक और लौकिक संस्कृत और उसकी विशेषताएं। इसमें आपके आ जाएगी किस तरह से संस्कृत से वैदिक और लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। उसके बाद किस तरह से पाली, प्राकृत, सौरसेन, अर्धमार्गी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं आ जाएंगी आपकी। दूसरा आपका आ जाएगा हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं आ जाएंगी, पश्चिम हिंदी व पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी बोली आ जाएंगी आपकी। फिर आपका उर्दू साहित्य, नॉट सो डीपली बट यू हैव टू नॉलेज अबाउट उर्दू साहित्य। आपको उर्दू साहित्य का सामान्य परिचय याद होना चाहिए कि किस तरह से उसका साहित्य है। खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं आपको ये बहुत अच्छे से जाननी हो चाहिए। खड़ी बोली किस तरह की होती है, ब्रज भाषा की आपको इतना नॉलेज हो जानी चाहिए कि आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ के ये बता सकें कि खड़ी बोली है, ब्रज है या अवधि है, क्योंकि आप लोगों की ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कोई भी व्याख्या आएगी, व्याख्या में आप लोग लिख सकते हैं कि खड़ी बोली में लिखी हुई है, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था आ जाएंगी आपकी। फिर है हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट एवरीवन, हर कोई कोचिंग्स वगैरह लिया हुआ है, नॉलेज सबके पास है। उपसर्ग आगे जो लग जाते हैं हमारे यहाँ, प्रत्यय पीछे लगते हैं, समास वगैरह आ जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन दे दिया है उसने हिंदी भाषा को समझने के लिए। लिंग, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन। लिंग हो गया आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, कारक, कर्तने, कर्म को करण से संप्रदान, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब आ जाएंगे आपकी। वाक्य रचना, ये सब आपका इस वाले में हिंदी का भाषिक स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। फिर है हिंदी के विविध रूप। देखिए, हिंदी के विविध रूप में आपको जानने को मिलेगा संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। आपको इसके डिफरेंसेस जरूर याद होने चाहिए। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या स्थान है, किस तरह की इसकी स्थिति है, पहले क्या थी, किस तरह से उसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं, किस तरह से लोकसभा, सांसद सभा में उस तरह उसके बारे में चर्चा होती हैं, वो आपको इसमें जानने को मिलेगा। माध्यम भाषा, संचार भाषा क्या क्या है, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इस समय उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। इन द एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवनागरी लिपि। ये देखने में आपको छोटा सा लग रहा है कि बस इसमें देवनागरी लिपि का इतिहास और विशेषता और मानकीकरण दिया हुआ है, पर ये आपका सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये आपका ओवरऑल हिंदी साहित्य का आपका पाठ्यक्रम था MA का। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये मैं आपको ये थोड़ा रह गया था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके। 6 प्रश्न के उत्तर, 10 प्रश्न पूछेगा वो, 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 का 1 होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, 3 देगा वो, 15 नंबर का 1, 45 नंबर का हो जाएगा। और लिखित एज आई टोल्ड यू बिफोर, कॉलेज में पूछा जाएगा 15 नंबर, 5 प्रोजेक्ट और प्रस्तुतिकरण 2500 का। यहाँ आपका सिलेबस चारों पेपर कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए, जिससे कि हम लोग आगे आपके लिए और भी ये जो आपके पेपर में जुड़ी हुई व्याख्याएं हैं, जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल हिंदवी गुरुकुल।
योर सपोर्ट इज़ आवर सक्सेस। थैंक यू।